माफिया, डॉन, हत्यारा, गैंगस्टर अतीक अहमद सफेद पोश बन गया था। लोकतंत्र के मंदिर तक जा पहुंचा था। गुनाह की गलियों से निकलकर सत्ता की सीढ़ियां चढ़ने वाले अतीक की मदद करने का सबसे बड़ा आरोप समाजवादी पार्टी पर है। दावा किया जाता है कि समाजवादी शासन में माफिया सरगना अतीक अहमद खूब फला फूला। सपा राज में अतीक की गाड़ी तेजी से आगे निकलती गई। सपा सरकार के संरक्षण में अतीक बेखौफ होकर लोगों पर जुल्म और सितम ढाता रहा, लेकिन जैसे ही सत्ता बदली उस पर शिकंजा कसने लगा। संगम नगरी के शैतान के खिलाफ सीएम योगी का बुलडोजर फुल स्पीड में चला। उनको पहले मुख्यमंत्री जी ने फोन करके बता दिया होगा कि इस जगह पर गाड़ी पलटा देंगे। और मैंने उस समय भी कहा था कि जिस समय आप गूगल से और अमेरिका से मदद ले लोगे, आपको पता लग जाएगा कि किस समय गाड़ी पलटी है और किसने पलटाई है। ये सब डॉक्यूमेंटेड है, सैटेलाइट पर सब होगा। ये रिकॉर्ड जाने वाला नहीं है। ये गलती मत करना आप। ये 3 साल बाद 4 साल बाद भी अगर अमेरिका से निवेदन करोगे, अपील करोगे, और वो निकाल के रिकॉर्ड देगा कि हर। तो ऑपरेशन अतीक के लाइव अपडेट्स लगातार टाइम्स ऑन नवभारत आपको दिखा रहा है, अशरफ कुलानी की और अतीक कुलानी। इसी बीच कुछ खास मेहमान हमारे साथ हैं, उनका तारुफ कराते हैं आपसे। एसएन सिंह हमारे साथ हैं, प्रवक्ता हैं बीजेपी से। हर्षवर्धन त्रिपाठी जी हमारे साथ हैं, वरिष्ठ पत्रकार हैं। विक्रम सिंह जी हमारे साथ हैं, पूर्व डीजीपी उत्तर प्रदेश के। चंचल यादव जुड़ चुके हैं हमारे साथ, प्रवक्ता है समाजवादी पार्टी से। और रत्नाकर त्रिपाठी हमारे साथ हैं, नेता हैं कांग्रेस से। बहुत स्वागत आप सभी लोगों का। शुरुआत में चंचल जी आपसे करता हूं कि संतुष्ट हैं इस कार्रवाई से कि माफियाओं को घेर घेर कर यूपी लाया जा रहा है सुनवाई के लिए? देखिए, बड़ी ईमानदारी से सबसे पहले तो मैं कहता हूं कि मीडिया के लोगों को कम से कम रिपोर्टिंग सही करनी चाहिए। ये कार्रवाई शायद आपको पता होना चाहिए कि कार्रवाई ये प्लान, मतलब पूर्व प्लान में है, और ये 28 तारीख को पेशी पहले से होनी थी जी। और जिस तरीके से उत्तर प्रदेश में आज जंगल राज कायम है, एक एक जिले में आए दिन बड़ी बड़ी घटनाएं हो रही हैं। हाँ। आप ये अतीक अहमद कांड है, उमेश पाल हत्याकांड तो है ही है। आपने अभी देखा होगा कानपुर देहात में इतना बड़ा हत्याकांड हुआ कि सरेआम एक माँ और बेटी को जिंदा जला दिया गया। हाँ। और क्या सवाल ये है सरकार के पास आज के समय, सभी मुद्दों को एक साथ समेटना बड़ा मुश्किल हो जाता है, एक एक करके बात कर लेते हैं। मैं साफ गोई से सवाल पूछ लेता हूं कि जिन लोगों को आप टिकट देते थे, आज वो काली वैन में बैठ करके, जिस पर खिड़कियों पर लगी हुई लोहे की जालियां, उनमें बैठकर लाया जा रहा है उनको कैदी बना करके, तो संतुष्ट है कि नहीं है? नहीं, मैं आप उस बात का बयान देता हूं। आप लोग जो है, जो क्या नाम, मीडिया में जो एक नैरेटिव सेट करते हैं भारतीय जनता पार्टी के लिए, मैं उसके बारे में कहना चाहता हूं। आपने कहा कि मान नहीं बनाया। हाँ। आपको याद होना चाहिए अतीक अहमद सबसे पहले निर्दल प्रत्याशी बनकर के वो विधायक विधानसभा गया। सर निर्दलीय था, 1996 में आपने टिकट दे दिया उनको, अपना दल में चले गए थे। अपना दल से जब वापस आपकी पार्टी में आए तो आपने फिर पंडित नेहरू की जो सीट थी फूलपुर, उनको इनाम के स्वरूप आपने दे दी थी। इसी बीएसपी ने बहुजन समाज, इतना तो कम से कम स्वीकार कीजिए सर। आरोप आप कहीं पे लगा देते हैं। मैं लौटूं आपके पास, उससे पहले रत्नाकर जी मैं जानना चाहूंगा आपसे सर कि इस सरकार, ये परसेप्शन है लोगों के बीच में, और वही मैं आपके सामने हुबहू दोहरा रहा हूं कि भाई सरकार में माफियाओं का अंत हो रहा है, और अशरफ को इस तरीके से लाना, अतीक अहमद को लाना, उससे पहले रोपड़ से बांदा मुख्तार को शिफ्ट करना, ये उसी की वानगी है। हाँ, ये आप बात सही कह रहे हैं कि सरकार को जितना भी लग रहा है विरोधी माफिया, उनके खिलाफ प्रभावी कार्रवाई कर रही है। बाकी विनीत सिंह को मिर्जापुर से एमएलसी बना दे रही है, करवरिया बंधु को और उनकी पत्नी को विधायक बना दे रही है, और पूर्वांचल में तो आपको पूरा लॉट मिलेगा। तो सवाल ये है ना कि हमारे माफिया आपके माफिया का चक्कर है ना। और जहां तक आप बात कर रहे हो काली वैन में आ रहा है, तो किसी समय जिनका मैंने नाम लिया ना, विनीत सिंह जी, वो भी काली वैन में जाते थे। आज वो भाजपा के भाजपा के टिकट पे माननीय विधायक हैं, एमएलसी हैं, नॉमिनेटेड है, लड़े हुए भी नहीं। एसएन सिंह पैनल में ये सर, वो सीधा जवाब उसका देंगे उस बात को लेकर। एसएन सिंह बताइए जरा, एक तरफ तो आप पीठ ठोक रहे हैं अपने कि भाई माफियाओं पर कार्रवाई कर दी गई, रत्नाकर जी पोल खोल रहे हैं कि भाई ऐसा तो नहीं है कि सिर्फ आप सभी माफियाओं पर कार्रवाई कर रहे हैं। देखिए, रत्नाकर जी इसलिए नहीं बोल पा रहे हैं कि वो सब अपने चयन का विषय होता है कि कौन क्या चुनता है,
कुछ सरकारें अपराध चुनती थी, अपराधियों को चुनती थी, संरक्षण करती थी, उनकी मदद करती थी और बाद में चुनाव में मदद लेती थी। भारतीय जनता पार्टी की जो जनता की सरकार, पारदर्शी, ईमानदार, जवाबदेह सरकार है। मैं एक एक बताता हूँ। आकाश जाट किस जात से आते हैं, अमित कसाना किस जात से आते हैं, कुंटू सिंह किस जात धर्म से आते हैं, उमेश राय किस जात से आते हैं, त्रिभुवन सिंह किस जात धर्म से आते हैं, मुख्तार अंसारी, इरफान सोलंकी, अतीक अहमद, विजय मिश्रा, योगेश बगोड़ा, तमाम ऐसे लोगों पे कार्रवाई हुआ है। क्योंकि अपराधी की कोई जाति नहीं होती, अपराधी का कोई धर्म नहीं होता है, अपराधी अपराधी होते हैं। ठीक है। और अब हमको तो जनता ने मैं लौटूं आपके पास। हर्षवर्धन जी, मैं जानना चाहूंगा सर, मुझे याद है 2007 से 12 का दौर, जबकि अतीक अहमद मारा फिरता था, दिल्ली से उठा करके जेल में बंद किया गया था। अखिलेश यादव की सरकार आती है, न सिर्फ उनको जमानत मिलती है बल्कि उनको सांसदी लड़वा दी जाती है। तो आज की तारीख में जब वापस माफिया को अंदर ठूंसा जा रहा है तो उसको स्वीकारने में हर्ज क्या है? नहीं, मुझे भी समझ में नहीं आता आनंद जी। और बड़ा इस पर कोई देखिए, ये कोई छिपी हुई बात नहीं है कि हमारे कह देने से अतीक अपराधी हो जाएगा या हमारे कह देने से वो नहीं हो जाएगा। ये बहुत अच्छे से लोग जानते हैं। 100 से ज्यादा मुकदमे हैं और आतंक का आलम आप समझिए कि आज तक उसको किसी मामले में सजा नहीं हुई है। ये भी आप समझिए, ये पहली बार है कि वो सजा के नजदीक पहुंच रहा है। उमेश पाल की जिस तरह से हत्या हुई, उसने योगी सरकार के जो अब तक के पिछले 6 साल के, जिसको हम कहते हैं ना कि कानून व्यवस्था, उस पर प्रश्न चिन्ह खड़ा किया। और अगर योगी सरकार उस प्रश्न का उत्तर देने की कोशिश कर रही है तो मुझे लगता है कि ये तो बड़ी सामान्य सी बात है, किसी सरकार पर आपको भरोसा करना चाहिए। और अगर कोई भी व्यक्ति कानून का राज कायम करने के रास्ते में आता है तो कानून का राज बना रहे, ये सरकार की जिम्मेदारी है। और इसमें कोई शक नहीं है कि योगी आदित्यनाथ इस मसले पर खरी उतरती दिखती है। वो अपराधियों के खिलाफ काम कर रही है, न्यायिक व्यवस्था को दुरुस्त कर रही है और ये होना चाहिए, इसी की लोग उम्मीद करते हैं। जी विक्रम सिंह जी, मैं जानना चाहूंगा, देखिए अतीक अहमद साबरमती जेल कैसे पहुंचे? हम लोग जानते हैं कि एक व्यापारी का अपहरण किया गया, आरोप लगा कि उसको जेल में बंद करके मारा पीटा गया। कोर्ट ने इंटरवीन किया कि भाई जेल के अंदर अपराधियों का नेक्सस चल रहा है, उठा करके इसको बाहर भेज दीजिए। लेकिन वो नेक्सस तो पिछली सरकारों में तैयार हुआ ना सर, कि अपराधी इतने मनोबल को बढ़ा रहता था कि जेल के अंदर से अपनी पैरेलल सरकार चलाते थे। निसंदेह आपका निष्कर्ष बिल्कुल सही है। और ये इन्हीं अतीक के ऊपर नहीं, ये मुख्तार के ऊपर भी लागू होता है कि ताजी मछली खाने के लिए मछली का पॉन्ड बनवाया और डीएम जाके जब मुख्तार के साथ बैडमिंटन खेलेंगे तो जेल कर्मचारियों को संदेश जाता था, ये आपके सम्मानीय सरकारी मेहमान हैं, इनके शिष्टाचार और सुविधा में कोई कमी नहीं होनी चाहिए। वो संदेश गया था। वर्तमान में अतीक के ऊपर जो कार्रवाई हुई है वो स्वागत के योग्य है। मैं उम्मीद करता हूं कि कल जो न्यायालय का फैसला आएगा हम सबके लिए शिरोधार्य है। लेकिन ये पहली बार ऐसा हो रहा है कि इस कगार तक बिल्कुल पहुंच गए हैं और जो न्यायालय का जो भी फैसला आता है वो हम सबके लिए मान्य है और शिरोधार्य भी है। लेकिन जितनी जो कड़ाई आज हुई है ये बहुत पहले हो जानी चाहिए थी, नहीं हो पाई, इसके कारण में जाना पड़ेगा। क्योंकि इन्होंने पिछली सरकारों का शासन प्रशासन आपने देखा उत्तर प्रदेश में रहते हुए, 2007 से 12 की सरकार हो, 12 से 17 की सरकार हो, छोड़ दीजिए किस पार्टी की सरकार थी, क्या ऐसा रूल ऑफ लॉ पहले चलता था अपराधियों के खिलाफ, माफियाओं के खिलाफ? देखिए, वचनम किम दरिद्रता, बातों से और वचन और बहादुर तो बहुत थे, लेकिन जो कार्रवाई आज हो रही है ऐसी कार्रवाई अभूतपूर्व है, इसके पहले कभी नहीं हुई है जी। सदन पे ये कह देना हम मिट्टी में मिला देंगे, क्योंकि ये बात पुलिस अधीक्षक कह सकता है, डीजीपी कह सकता है, लेकिन अगर मुख्यमंत्री अपने सदन में ये कह रहा है, ऐसी टंकार सभी बड़े विद्वान और किसी ने तो उसको बता दें, मैंने किसी से ये नहीं सुना। पटल पर मुख्यमंत्री कह रहे हैं सरकार की प्राथमिकता को दिखाता है। और चंचल यादव, मैं सवाल लेकर आप ही के पास, प्रत्यक्षम किम प्रमाणम आज की तारीख में दिखाई पड़ रहा है, पहले सरकारों में दिखाई दिया होता तो जनता इस बात की गवाही दे रही होती, तो स्वीकार करने में हर्ज क्या है? देखिए, निश्चित तौर से अगर आप देखें, मेरा सवाल डीजीपी साहब से है, वो बता रहे कानून का राज है। क्या डीजीपी साहब आप बता पाएंगे कि आजम खान ने बकरी चोरी, मुर्गी चोरी, भैंस चोरी और न जाने किताब चोरी और जो है दारू के ठेके से 16,500 रुपए कैश चोरी, क्या ये सब मुकदमे आप जायज मानते हैं? क्या ये सब मुकदमे जो है जायज हुए होंगे? क्या वापस में आ जाता हूं, क्या भारतीय जनता पार्टी के लोगों को जो मेरा आज की तारीख मतलब मुद्दा जो आज की तारीख में आपके सामने सवाल में लेकर के आ रहा हूं, वो सिर्फ और सिर्फ सांसद रहने वाला मुर्गी चोरी का है कि हमें जो अतीक अहमद के ऊपर कार्रवाई से
क्या एतराज है? जिनको माननीय आप मानते थे उनको सजा दी जा रही है कि इस बात से एतराज है? के ऊपर इस तरह की बात आरोप लगाते हैं। भारतीय जनता पार्टी आरोप नहीं लगाती, जवाब नहीं दे पाओगे आने वाली पीढ़ियों का। रामपुर के रहने वाले आरोप लगाते हैं कि हमारे तो इस तरीके से जो पुलिस का जो इस तरीके से पुलिस का दुरुपयोग हो रहा है, आज संवैधानिक संस्थाओं का दुरुपयोग हो रहा है। आज अभी नीति आयोग की रिपोर्ट आई है, उत्तर प्रदेश स्वास्थ्य और चिकित्सा इससे कमजोर दलील आज की तारीख में देखिए, ईमानदारी से कह रहा हूं कि मैं नहीं देखता कि जब भी अपने चहेतों के ऊपर कार्रवाई हो तो संस्थाओं के दुरुपयोग का आरोप आप लगा दीजिए। आपने डीजीपी विक्रम सिंह से कुछ सवाल किए, कुछ कहना चाह रहे हैं, उसके बाद चलूंगा बाकी मेहमानों के पास। विक्रम सिंह जी का काम लेके आए। चंचल जी का सवाल बहुत अच्छा है, थोड़ा सा शांत रहिए, चंचल जी का वो आपका सवाल। जवाब दे रहे हैं। अरे चंचल जी बहुत अच्छा सवाल किया आपने। अरे बहुत अच्छा सवाल किया चंचल जी। चंचल जी बहुत अच्छा सवाल किया। चंचल यादव जी थोड़ा धीरज रख के सुनिए। चंचल जी बहुत अच्छा सवाल किया, बहुत अच्छा सवाल, विद्वता से परिपूर्ण। अब एक जरा उत्तर सुन लीजिए। आपकी सरकार क्यों नहीं रोकती है? आपके समय में मुजफ्फरनगर के दंगे होते हैं, पूरी सरकार शिद्दत से। एक सेकंड एसएन सिंह साहब, सर बीजेपी का जवाब लेने के लिए आपके पास मैं आ जाऊंगा, थोड़ा सा धीरज धरिए। जिससे सवाल किया गया पहले वो उत्तर दे दें, उसके बाद मैं आ जाऊंगा सर आपके पास। माननीय एसएन सिंह साहब, जरा मुझे भी अवसर दे दीजिए। राजनीतिक मित्रों को जरा कभी कभी हमारे से वरिष्ठ नागरिकों को भी एक सेकंड का अवसर दे देना चाहिए। मेरा निवेदन यह है चंचल जी कि धारा 154 सीआरपीसी में यह प्राविधान है, कोई कुछ भी एफआईआर लिखा सकता है, लेकिन वही आईपीसी में धारा 182 है, किसी ने फर्जी एफआईआर लिखाई तो उसके विरुद्ध प्रभावी कार्रवाई हो सकती है, दंडात्मक कार्रवाई हो सकती है, जो कि हर फर्जी केस में होनी ही चाहिए। और अगर किसी ने फर्जी केस लिखा करके टाइम वेस्ट किया है तो उसके ऊपर कार्रवाई होगी। अब अतीक के कुत्ते से मैं हाथ मिलाऊं, अतीक अपना कुत्ता ले जाके राजनीतिक मंच पे चढ़ जाए, यह संदेश जा रहा है। और कहां संदेश ये है, मिट्टी में मिला दूंगा। आप स्वयं प्रबुद्ध लोग हैं, आप स्वयं मूल्यांकन कर लीजिए किसके लिए क्या संदेश है। चंचल यादव जी छोटा सा टिप्पणी आप, फिर मैं चलूंगा एसएन सिंह के पास। जी चंचल जी। देखिए, अभी जो डीजीपी साहब ने, मैंने बोला कि पुलिस को हाईटेक करने की बात कही। आज जो ये बड़ी बड़ी बातें होती हैं, मैं पूछना चाहता हूं कि चलो ठीक है, कार्रवाई की बात आ रही है। आप सोचिए, उसी उत्तर प्रदेश के अंदर अभी कल सारस का एक उदाहरण बहुत बड़ा सामने आया है कि क्या सरकार के महाराज चंचल यादव जी, कम से कम आप मुद्दे की गरिमा और गंभीरता को बने रहने दीजिए। कहानी पढ़ी होगी डीजीपी साहब आपने। गजब हालात है, मतलब समाजवादी पार्टी प्रवक्ताओं के भी, कि आप उसी लाइन पर लेकर चलते हैं। लाइन कहां जा रही है, क्या बातें हो रही है, उससे कोई मतलब नहीं है। कम से कम इतनी उम्मीदें हम करते हैं राजनीतिक पार्टी के प्रवक्ताओं से कि मुद्दे की गंभीरता को आप खुद भी गंभीरता से लेकर के चलेंगे। अगर माफी की बात करते हैं जो आपके लिए माननीय थे तो आपको सारस से याद आ जाता है। क्या सरकार के लोग? ठीक है सर, अब थोड़ा सा धीरज धरिए, मैं लौटूंगा आपके पास। हर्षवर्धन जी, मैं जानना चाहूंगा सर, ये क्या रटी रटाई लाइन बोलने का प्रचलन हो चुका है पार्टी के अंदर कि आप सवाल चाहे कुछ भी पूछें, जवाब हम वही देंगे जो हमें देना है? देखिए आनंद जी, अगर अभी आपके सहित हम सारे लोग ये कहने लगे कि योगी आदित्यनाथ वो अतीक अहमद को बचा रहे हैं, मदद कर रहे हैं, तो जितने लोग टीवी चैनल देखेंगे वो कहेंगे कि अनंत त्यागी सहित सारे लोग गजब बेवकूफी की बात करते हैं। कोई मानेगा नहीं इसे, इसको समझिए आप। और अगर कोई कहे कि समाजवादी पार्टी, त्रिपाठी जी आप बताइए कि अभी नौजवान ज्यादा है, वाला व्यक्ति अभी आपकी युवावस्था ज्यादा उबल कर बाहर आ रही है, कितना बड़ा बीच में नहीं बोलते, इसके लिए सरकार को जिम्मेदार मानती बोलना भद्रता होती। अच्छा बोल लीजिए, आप ही बोलिए, क्योंकि मैं तो आपसे क्या लड़ूंगा, मैं तो सपा का नेता हूं नहीं। समझ रहे होंगे मेरा ख्याल है। अच्छा चंचल यादव, देखिए इतनी शुचिता सभी लोग रख के चल रहे हैं सर कि एक दूसरे के बीच में बोल नहीं रहे, तो वही उम्मीद हम सभा प्रवक्ताओं से भी करते हैं। कर सकते हैं ना सर? मैं बात रख रहा हूं, मुझे चंचल जी कर सकते हैं ना? मुझे बताइए पहले हाँ या ना में कि इतनी शुचिता की उम्मीद हम सभा प्रवक्ता से भी कर सकते हैं ना? नहीं, मुझे लगा आप मुझसे पूछ रहे हैं इसलिए मैंने बोल दिया। आवाज पूरी प्रॉपर नहीं आ रही। हर्षवर्धन जी बोल रहे थे, उसी बीच में आप शुरू हो गए। चलिए, हो सकता है गलतफहमी हो गई हो। हर्षवर्धन जी अपनी बात पूरी कर लें पहले। मैं सिर्फ इतना कह रहा हूं कि देखिए, आज के समय में हम लोग झूठ बोले सच बोले टीवी की बहस में, इससे हम किसी को बहुत बरगला नहीं सकते हैं, ये संभव ही नहीं है। और मैं तो संयोग और उसी प्रयागराज में बैठा हुआ हूं, मैं अपने घर से इस वक्त लाइव जुड़ा हुआ हूं, नोएडा स्टूडियो में नहीं हूं। अब कोई यहां ये कहे कि भारतीय जनता पार्टी और योगी आदित्यनाथ वो अतीक अहमद की मदद कर रहे हैं, तो यहां का आदमी तो सिर्फ हंसेगा भाई, गुस्सा भी होगा। वो कहेगा कि यार क्यों टीवी की बहस में जाते हो, घर पे बैठो, कुछ काम नहीं है क्या? झूठे ही बोलना है तुम्हें, कुतर्क करना है तो अपने घर में बैठो, क्यों विंडो में कट जाते हो? बहुत साफ है, उत्तर प्रदेश में
कानून व्यवस्था को लेकर सवाल खड़े होते रहे। अतीक अहमद हो या ऐसे दूसरे लोग जिनके ऊपर अपराध के 100 के ऊपर, मतलब गिनती में छोटे छोटे बच्चों को तो 100 की गिनती नहीं आती है। पढ़ाई के लिए आप सोचिए कि इलाहाबाद विश्वविद्यालय लोग आते हैं और अपराध का सबसे बड़ा इलाहाबाद में नाम हो जाए। प्रयागराज की पहचान जिस समय में बदल गई, अगर वो लोग ये बताएंगे कि कौन क्या कर रहा है तो फिर लोगों को हंसी भी आएगी, गुस्सा भी आएगा। नंबर 1। नंबर 2 ये कि ये जो कार्रवाई हो रही है, ये सारी की सारी कार्रवाई न्यायालय के आदेश पर, न्यायाधीश के बुद्धि विवेक, तथ्य और तर्क प्रमाण के आधार पर है। अभी की जो कार्रवाई है, जिसके बाद कहा जा रहा है डर लगा क्या, टीवी पीछे पीछे चल रहा है, रिपोर्टर पीछे पीछे चल रहा है, वो इस वजह से हुआ कि बरसों बाद 6 वर्ष में पहली बार ऐसी घटना हुई कि खुलेआम लोग बम गोली से दौड़ा कर मार देते हैं। और ऐसे में कानून का राज दोबारा कायम हो, ये सरकार की जिम्मेदारी है। जहां सरकार चूकेगी, सर बरसों बाद ये कार्रवाई भी हुई हर्षवर्धन जी, और बरसों बाद मैं अपनी याद में कह सकता हूं कि हो सकता है बाकी जो लोग बैठे हैं पैनल में वो असहमत हो इस बात से, लेकिन मुझे याद नहीं कि उत्तर प्रदेश के अंदर माफियाओं पर इतनी बड़ी स्तर पर कार्रवाई की गई हो कि उनकी कब्जाई हुई जमीन को नेस्तनाबूद करके वहां गरीबों के लिए आवास बनाए जा रहे हो, उनकी अवैध संपत्ति को ढहाया जा रहा हो, उनके मददगारों की संपत्ति कुर्क की जा रही हो। मुझे किसी और सरकार में सर याद नहीं है। रत्नाकर जी, अगर आपको किसी पिछली 2 ही सरकारों का उदाहरण ले लेते हैं, ऐसा हुआ सर क्या? नहीं, एक्चुअली क्या है कि आपकी याददाश्त बहुत ही चूजी होती है। हाँ, नहीं, मैंने कहा था कि आप यहाँ लोग बैठे लोग असहमत हो सकते हैं, तो आपको असहमत होने का पूरा अधिकार है सर। मैंने असहमति थोड़ी जताई जी, मैंने आपकी याददाश्त पर प्रश्न लगाया। अच्छा, विक्रम सिंह जी बैठे हैं, मैं राजनीति कुछ सिद्धांतों के तहत करता हूं, तो मैं उन पर कभी टिप्पणी नहीं करता, क्योंकि हमारे यहाँ आईजी रहे हैं और बहुत ही ईमानदार आईजी रहे। मैं नाम गिनाता हूं: यशभद्र सिंह सोनू, बलभद्र सिंह मोनू सुल्तानपुर, धनंजय सिंह जौनपुर, जिनके ब्लॉक प्रमुख, भाजपा का नॉमिनेटेड ब्लॉक प्रमुख जो टिकट पाया था, वो आंसू आंसू रो रहा था कि धनंजय सिंह का आदमी खड़ा हुआ है, लोग मुझसे कह रहे हैं हट जाओ, मैं हट जा रहा हूं। उनके भाई ब्रजेश सिंह पिंसू वहीं से एमएलसी हो गए। हमारे आ जाइए, ब्रजेश सिंह, सुदामा पटेल खड़े किए गए। कृष्ण ने पहली बार, योगी कृष्ण ने पहली बार सुदामा छोड़ दिया, ब्रजेश सिंह एमएलसी हो गए। फिर मैं नाम लूंगा विनीत सिंह तो नामित एमएलसी, जिन्हें नॉमिनेट किया गया जी। लेटेस्ट क्या हुआ सरकार, 27 जनवरी को दिल्ली की हाई कोर्ट में, उसके 23 जनवरी को जब दिल्ली हाई कोर्ट की जस्टिस नीना गुप्ता ने कुलदीप सिंह सेंगर को 10 दिन की पैरोल दी, ठीक बात, उस पैरोल के खिलाफ वो गई लड़की, माई बाप मर जाएंगे, यूपी में मुझे जिंदा दफना देगा ये आदमी अगर ये बाहर 10 दिन के लिए आ गया। पैरोल शॉर्टन होके 3 दिन। और मैं बताऊं आपको, जब आईजी थे विक्रम सिंह साहब, अगर मेरी याददाश्त गलत नहीं है, हो सकता है इस मामले में गलत हो, तो यही विनीत सिंह बिहार से पकड़ाए थे, इन्हीं के यहां लाए गए थे और उसी काली वैन में लाए गए। मगरमच्छ मात्र 2 आदमी हैं, वो क्या पकड़ाया, एक मोदी जी के यहाँ जो घर लेते आए, दूसरा राजा भैया के यहाँ। राजा भैया के यहाँ क्या हो रहा है, राजा भैया और राजा भैया के, मैं बच्चों से बुरा नहीं मानता, ठीक है, बच्चे बच्चे होते हैं, मेरे पिताजी मुझे खराब ही मानते रहे होंगे नेतागिरी करने को लेकर के। उन बच्चों के साथ मुख्यमंत्री आवास में बैठ के खाना हो रहा है, राजा भैया राजा भैया कहाँ के संत हैं, नीम करोली बाबा है। आपकी याददाश्त कहाँ चली गई? आपके कहते कहते सर एसएन सिंह जी की उंगली उठती है कुछ कहने के लिए, उसी बीच हर्षवर्धन जी भी कुछ कहना चाह रहे हैं। दोनों के पास होगा, हर्षवर्धन जी पहले आपके पास, फिर एसएन सिंह आपके पास। मैं नीलम करवरिया की बात कर रहा हूं। मेरे पास 4 ही मिनट बचे हैं सर, तो आपने जो कही बातें मैं लोगों की प्रतिक्रिया में लेना चाहूंगा। 10 सेकंड दे दीजिए। ठीक है सर, 10 सेकंड आपकी। 97 में प्रयागराज में, अरे अनंत जी, इनसे ये तो पूछ लीजिए, इनसे भी तो पूछ लीजिए कि जब मऊ के दंगे होते हैं और सरकार जिसकी रहती है, धारा 144 अगर कहीं लग जाता है तो 5 दिन सरकार के नाक के नीचे धारा 144 में 500 असलहों के साथ 27 दुधियों की हत्या हो जाती है। एसएन सिंह जी, मैं आपके पास आऊंगा सर, 10 सेकंड रत्नाकर जी मांगे, 10 सेकंड पूरे हो, मैं हर्षवर्धन जी की टिप्पणी लेते हुए सीधा आपके पास आ रहा हूं सर, अपनी बात आप पूरी बिल्कुल कीजिएगा। ऐसे अपराधियों को, जो दुर्दांत अपराधी होते हैं, जो वाराणसी में विस्फोट की घटना को कानपुर में, रामपुर में देते हैं, भाईचारे के नाम पे
पे छोड़ दिया जाता। आप इनसे ये तो भी पूछ लीजिए कि हम भी पत्रकार, अभी सभी लोग पूछते ही रहेंगे तो जवाब कौन देगा? सिंह साहब एक सेकंड रुकिए सर। एसएन सिंह जी 2 मिनट का धीरज धरिए, मैं आ रहा हूं सर आपके पास, मैं आ रहा हूं आपके पास। अपनी पक्ष आप ही का पक्ष जाना जाएगा सर। सबसे महत्वपूर्ण पक्ष आज की तारीख में आप ही का, सरकार में आप ही हैं। उससे पहले हर्षवर्धन जी कुछ कहना चाह रहे हैं। हर्षवर्धन जी देखिए आनंद जी, मैं सिर्फ ये कह रहा हूँ, एक तो ये कि रत्नाकर भाई बड़े भाई हैं और अच्छे नेता रहे हैं। दुर्भाग्य से कांग्रेस में अब रत्नाकर जी जैसे लोगों को कहीं जगह मिल नहीं रही। तो मैं तो एक निवेदन करूंगा कि कांग्रेस के शीर्ष नेतृत्व से कि सचमुच ऐसे लोगों को जो लड़ रहे हैं, जो टीवी से लेकर और सड़क पर भी लड़ रहे होंगे, मैं नहीं जानता क्योंकि इधर मैं नहीं गया उधर, लेकिन इनका लड़ाकू स्वभाव है और लड़ाकू स्वभाव नेता का होना चाहिए। लेकिन अब देखिए, ये पूरी बहस में एक ही काम कर रहे हैं। ये कह रहे हैं कि योगी आदित्यनाथ ठाकुर अपराधियों को छोड़ देते हैं, ब्राह्मण अपराधियों को, किसी और अपराधियों को, मुस्लिम अपराधियों को इनके ऊपर कार्रवाई करते हैं। अरे भाई, आप ये तो बताइए ना कि जो कार्रवाई हो रही क्या वो गलत है? क्या एक भी अपराधी को, जितने भी अपराधी हैं, क्या उनको गलत तरीके से योगी सरकार में पकड़ा गया? लेकिन आप सिर्फ ठाकुर ब्राह्मण कर रहे हैं इतनी देर से। क्या ये अच्छा है? क्या राजनीति में आप अपराधियों को भी जाति और धर्म के लिहाज से देखें? ये अच्छा है क्या? मैं इस बारे में सर चंचल जी आपका और रत्नाकर जी आपका रिएक्शन जरूर लेता, लेकिन सर वक्त की कमी के चलते चर्चा को मुझे विराम देना होगा। बहरहाल बहुत बहुत शुक्रिया आप लोगों का चर्चा में शामिल होने के लिए। लेकिन आज की हकीकत यह है कि अतीक अहमद, उनके भाई अशरफ को अब यूपी लाया जा चुका है और कल इस मामले में कोर्ट अपना फैसला भी देगी। लोगों के बीच में परसेप्शन है कि योगी सरकार अपराधियों के खिलाफ काम कर रही है, हालांकि विपक्ष को इस परसेप्शन से एतराज है। विपक्ष के अपने तर्क हैं।